हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्लाह। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग हिंदी ग्रामर के दो महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है संज्ञा और सर्वनाम। तो आज मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा उसे मैं देने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग निश्चित रूप से वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा, ताकि आप लोगों को आगे वाली लाइफ में संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड एक भी डाउट मन में नहीं रहे। ये मेरा वादा रहेगा, जो अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। और उसके बाद भी रहेगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग लिख सकते हैं और उसका रिप्लाई भी मैं 100% देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला आ गया संज्ञा। तो संज्ञा क्या होता है या संज्ञा किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, किसी भी वस्तु हो गया, व्यक्ति हो गया, जाति हो गया, स्थान हो गया, समूह या भाव के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो सीधा भाषा में समझिएगा तो याद रखिएगा, दुनिया में जितने भी चीज़ के हैं उनके नाम को हम डायरेक्टली क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए पटना, तो पटना क्या है? किसी शहर का नाम है। श्याम क्या है? तो किसी लड़का का नाम है। हिमालय क्या है? तो किसी पर्वत का नाम है। सोना क्या है? तो किसी धातु का नाम है। कुत्ता क्या है? तो किसी जानवर का नाम है। तो देख रहे हैं, इस प्रकार से दुनिया में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, उसके नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। उसके बाद आ गया जो संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद मतलब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा, संज्ञा के हिंदी में 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हो गया भाववाचक संज्ञा, चौथा हो गया समूहवाचक संज्ञा और पांचवा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। तो याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा। इसके बाद मैं इस पांचों के बारे में अलग से बता रहा हूं, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। उसके बाद हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्तिवाचक मतलब प्रॉपर नाउन। तो जिसमें किसी व्यक्ति या स्थान का बोध हो, मतलब जिसमें किसी खास, समझ सकते हैं, जो व्यक्ति या स्थान का बोध हो, उसे हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए राम, तो राम क्या है? किसी खास लड़के का नाम है। उसके बाद गंगा, तो गंगा भी क्या है? किसी खास नदी का नाम है। पटना किसी खास शहर का नाम है। चंद्रमा किसी खास उपग्रह का नाम है। उसके बाद पृथ्वी क्या है? तो किसी खास ग्रह का नाम है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में समझ सकते हैं डायरेक्ट, जो किसी एक का बोध हो। एक का मतलब किसी खास व्यक्ति, वस्तु का बोध हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उम्मीद है आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा को हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। तो नाम से ही स्पष्ट है, जातिवाचक संज्ञा। तो जिससे एक जाति के सभी वस्तुओं, स्थान या वस्तु का बोध होता है, उसे हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। सीधा भाषा में समझिएगा तो जिस संज्ञा से उस प्रकार के पूरे जाति का बोध होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए, राम क्या था? किसी खास लड़के का नाम था। तो अगर हम राम बोलते हैं तो राम क्या होगा? किसी एक का बोध होगा, इसलिए यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर डायरेक्ट हम लड़का बोलते हैं तो लड़का से क्या होगा? तो दुनिया में जितने भी लड़का है उस सभी का बोध होगा। तो इस प्रकार से लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद जैसे सीता बोलेंगे, तो सीता क्या है? किसी खास लड़की का नाम है। और डायरेक्ट हम स्त्री बोल देंगे तो स्त्री से क्या हो जाएगा? दुनिया में जितने भी स्त्री है, महिला है, सभी का बोध होगा। तो ये भी इस प्रकार से क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। जैसे घोड़ा हो गया, ये भी पूरे जाति का बोध करा रहा है। पुरुष, पुरुष कहने से दुनिया में जितने भी पुरुष हैं सभी का बोध हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो याद रखिएगा, जिस संज्ञा से उस प्रकार के पूरे जाति का बोध होता है, उसे हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो उम्मीद है आप लोग जातिवाचक संज्ञा भी समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिसे व्यक्ति या पदार्थ के गुण, भाव, दशा आदि का बोध होता है, उसे हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अगर ये परिभाषा नहीं याद रखे तो याद रखिएगा, जिस संज्ञा को हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे देखिए ऊंचाई, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब भी हम मेजर करते हैं, तो एक प्रकार से उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। देख नहीं सकते हैं, जो यह 12 फीट लंबा है, उसे हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं जो नाप के अनुमान लगाते हैं। तो इस प्रकार से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये भी क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा।
उसके बाद है मिठास। मिठास को भी क्या करते हैं हम लोग, अनुभव करते हैं। मिठाई बोलेंगे तो मिठाई से उस पदार्थ का बोध होता है, लेकिन वह जो मीठा होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, एहसास करते हैं। तो मिठास क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, याद रखिएगा। और मिठाई क्या हो जाएगा, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद हो गया बुढ़ापा। बुढ़ापा पे को भी हम लोग क्या करते हैं, एहसास करते हैं या सोच सकते हैं यह क्या है, एक गुण है। उसके बाद है सुंदरता। उसके बाद हो गया ईमानदारी, बेईमानी, ये सब भी क्या हो जाएगा, तो ये सभी हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। उसके बाद नेक्स्ट में हमारा 4 में है समूहवाचक संज्ञा। तो नाम से ही स्पष्ट है समूहवाचक। तो समूहवाचक में क्या होगा, तो किसी पदार्थ या व्यक्तियों के समूह या समुदाय का बोध होगा, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जैसे सभा, तो सभा कहीं एक आदमी रहेगा तो उसे तो हम लोग सभा बोल नहीं सकते हैं, तो सभा में क्या होगा, व्यक्तियों का समूह होगा, तो इसलिए उसे बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद दल हो गया, उसके बाद झुंड हो गया, गुच्छा हो गया, सेना हो गया, या वर्ग भी बोल सकते हैं हम लोग, मेला बोल सकते हैं। तो मेला सब, ये सभी क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। तो उम्मीद है आप लोग समूहवाचक संज्ञा भी समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है समूहवाचक संज्ञा के बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। तो नाम से ही स्पष्ट है, द्रव्य मतलब मटेरियल। तो जिससे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। या बोल सकते हैं जिस संज्ञा को हम लोग माप तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोनों में से आपको जो कंफर्टेबल लगे उसे आप लोग याद रख लीजिएगा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन कौन हो जाएंगे, तो देखिए चांदी। तो चांदी क्या है, धातु है। दूध हो गया, उसके बाद लोहा हो गया, कोयला हो गया, चावल हो गया, लकड़ी हो गया, उसके बाद घी, दूध, आटा, तेल, ये सभी क्या होगा, तो ये सभी हो जाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण, क्योंकि इसे हम लोग माप तौल सकते हैं परंतु गिनती नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को संज्ञा के जो 5 भेद होता है उसे मैंने समझाने का प्रयास किया हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद अगर कोई डाउट रहे आप लोगों के मन में तो उसे भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया कीजिए। तो चलिए, हमारा संज्ञा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं सर्वनाम के। तो सर्वनाम को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के बदले में अथवा उसके प्रतिनिधित्व के रूप में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं सर्वनाम। सीधा भाषा में समझिएगा तो संज्ञा के बदले में जो है जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं सर्वनाम। उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझिएगा। जैसे बोल रहा है राम परीक्षा में नहीं बैठ सका, वह बीमार था। मतलब राम जो है परीक्षा में नहीं बैठ सका, वह बीमार था। तो देखिए यहाँ वह बीमार था का मतलब कौन बीमार था, तो राम बीमार था। इसका मतलब राम के जगह पे मैंने क्या यूज किया, वह यूज किया। तो इसका मतलब राम के स्थान पे किसका प्रयोग हुआ है, वह का। तो यहाँ वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से समझ गए होंगे, जो संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं सर्वनाम। हिंदी में सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं, वैसे 11 भी होते हैं, लेकिन मेनली आप लोगों को इस 6 भेद से ही पूछा जाता है। तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। 6 भेद कौन कौन होते हैं, तो पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हो गया निजवाचक सर्वनाम, तीसरा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद 5वां हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसे आप लोग अगर नाम भी याद रख लेते हैं तो इससे आप लोगों के परिभाषा माइंड में जो है सेट हो जाएगा। तो पहले आप लोग इस 6 का नाम याद रख लीजिएगा, उसके बाद परिभाषा समझने में काफ़ी ईजी होगा आप लोगों को। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो देखिए जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए का ज्ञान हो उसे हम लोग बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ सकते हैं। तो हिंदी ग्रामर में जो है स्त्री और पुरुष दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उस तीनों का जब बोध हो, तीनों में से किसी का बोध हो, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे में देखिए मैं, तुम, वह, मैं बोल रहा हूँ तो मैं हो गया, उसके बाद तुम किसी को बता रहे हैं, वह मतलब किसी के बारे में बोल रहे हैं, तो ये तीनों का बोध होता है। तो मैं, तुम, वह, ये सभी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। और चूंकि इसमें 3 अक्षर होते हैं अतः पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के अगर पूछा जाए कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा 3 भेद होते हैं। पहला होता है प्रथम पुरुष या जिसे उत्तम पुरुष कहते हैं।
दूसरा होता है द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष कहते हैं। उसके बाद तीसरा होता है तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष जिसे बोलते हैं। तो उसके बाद आता है जो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। तो प्रथम पुरुष का ही नाम है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, तो बातचीत या लेख के क्रम में जो बोलता है या लिखता है उसे हम लोग बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब बोलने वाले को डायरेक्ट कह सकते हैं, जो क्या होता है पुरुषवाचक, मतलब पुरुष नहीं बोल सकते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने वाले को उत्तम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, और जिसके विषय में बात किया जाए उसे हम लोग बोलते हैं अन्य पुरुष। ये रहा आपको शॉर्टकट में। जैसे देखिए मैं, हम लोग, ये सभी क्या हो जाएगा, तो उत्तम पुरुष। उसके बाद मध्यम पुरुष में किसे कहते हैं, तो जिसे संबोधित कर रहा हो या लिखा जाता हो, मतलब बोल सकते हैं श्रोता या पाठक, उसके माध्यम से, मतलब उसे जो है मध्यम पुरुष कहते हैं। सीधा भाषा मैंने बताया था, जो बोलने वाले को प्रथम पुरुष, सुनने वाले को मतलब श्रोता को हम लोग बोलते हैं मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष का उदाहरण क्या हो जाएगा, तुम, आप, तुम लोग, ये सभी क्या हो जाएंगे, तो मध्यम पुरुष। उसके बाद तीसरा हो जाता है अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में क्या बताया है मैंने, जो जिसके बारे में बात किया जाए उसे हम लोग बोलते हैं अन्य पुरुष। जैसे वह, वे, यह, ये, जो, ये सभी क्या हो जाएगा, तो अन्य पुरुष। याद रखिएगा, मैं, हम लोग, हम, ये सभी क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। उसके बाद तुम लोग, आप लोग, ये सभी हो जाएंगे द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष। उसके अलावा जो भी बच जाता है उसे डायरेक्ट आप लोग रख दीजिएगा अन्य पुरुष में। तो इस प्रकार से हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक में क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, निज। निज मतलब क्या होता है, खास। तो जिससे अपना या निज का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपने घर गया, तो मैं जो है खुद अपने घर गया, तो यहाँ ये क्या हो जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम। यहाँ अपने क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उसके बाद तीसरा हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका और उदाहरण देखिएगा निजवाचक सर्वनाम का, तो बोलेंगे मैं आप ही चला जाऊंगा, तो ये भी क्या हो जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम। मतलब मैं या आप, निजी का बोध हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो नाम से ये स्पष्ट है, निश्चय मतलब निश्चितता का बोध होता है। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध हो उसे ही हम लोग बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बोलेंगे यह घोड़ा खूब दौड़ता है, तो यह घोड़ा खूब दौड़ता है, तो क्या होगा, यह घोड़ा खूब दौड़ता है। तो जब हम पता रहेगा तभी ना हम बोलेंगे जो यह घोड़ा खूब दौड़ता है। तो यहाँ यह जो है क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे बोलेंगे वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो जब जा रहा होगा कोई तभी ना हम बोल सकते हैं जो वह जा रहा है। इसका मतलब वह यहाँ क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम लोग किसे कहेंगे, तो ये भी नाम से ही स्पष्ट है, अनिश्चय मतलब अनिश्चितता का बोध होता है। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध नहीं होता है, निश्चित पदार्थ का बोध नहीं होता है मतलब अनिश्चित पदार्थ का बोध होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए बोलेंगे कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है, तो कोई आ रहा है मतलब कौन आ रहा है किसी को पता नहीं है, तो ये अनिश्चितता का बोध होता है, इसलिए कोई जो है क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बोलेंगे किसी को जो कुछ लाओ, तो कुछ लाओ मतलब क्या ला रहे हैं कुछ पता नहीं है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो उम्मीद है निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक समझ गए होंगे। उसके बाद पांचवा है प्रश्नवाचक। तो ये भी नाम से ही स्पष्ट है, प्रश्नवाचक। तो प्रश्न मतलब क्या होता है, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग हम लोग प्रश्न करने के लिए करेंगे उसे हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जैसे हम देखिए तुम कौन हो, किसी को पूछेंगे तुम कौन हो मतलब क्या, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, कौन जो हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। बोलेंगे वह क्या कर रहा है, तो यहाँ क्या पूछ रहे, क्या कर रहा है, तो क्या क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो उम्मीद है ये भी आप लोग समझ गए होंगे। जो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो लास्ट सर्वनाम हमारा 6 नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये भी नाम से ही स्पष्ट है, जो संबंधवाचक में क्या होगा, तो संबंध दर्शाएगा। तो बोल रहा है जो जिस सर्वनाम से
दो संज्ञाओं में परस्पर संबंध का ज्ञात हो उसे हम लोग बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो नाम से यह स्पष्ट है, जो जिस सर्वनाम से मतलब दो संज्ञाओं के बीच जो है संबंध का ज्ञान हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संबंधवाचक। जैसे बोलता है जो सोता है वह खोता है, तो कौन खोएगा, तो जो सोएगा। तो यहाँ जो से क्या हो जाएगा, संबंध बता रहा है जो खोता है उसके साथ, तो ये हो जाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार है जो चाहो सो ले लो, तो जो चाहोगे सो ले लो, तो यहाँ भी जो का संबंध बता रहा है, तो यहाँ भी जो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज के इस वीडियो में जो है संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया हूं। तो अगर आप लोग वीडियो के अंत तक देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है जो आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट होगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देख लिए होंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो क्या यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है या नहीं। उसके बाद इस चैप्टर मतलब संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आने वाला है जिसमें आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा जो सब्जेक्टिव वाला वीडियो देखने के बाद ऑब्जेक्टिव कैसे चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।